हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भाषा और साहित्य विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने आदिकाल की विशेषताएं देखी, भक्तिकाल की विशेषताएं देखी, रीतिकाल की विशेषताएं देखी। अब उससे आगे हम चलेंगे, आधुनिक काल की बात अब हम करेंगे। तो आज के व्याख्यान में हम आधुनिक काल पर बात करते हैं और क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आधुनिक काल की प्रेरक स्थितियाँ। देखिए, जिस प्रकार भक्ति अथवा रीति युग में किसी एक खास प्रवृत्ति की प्रधानता रही, वैसी इस अवधि में नहीं रही। इस समय का जीवन विभिन्न क्षेत्रों से प्रभावित हुआ। पश्चिम की अनेक धाराओं से संपर्क हुआ। देश में नई अर्थव्यवस्था आई। सामंतवाद का स्थान पूंजीवाद ने लिया। अनेक समाज सुधारक पैदा हुए, जिनके द्वारा समाज की जीर्ण शीर्ण कुप्रथाओं पर प्रहार हुए और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ। कुछ आधुनिक काल की प्रेरक परिस्थितियां हैं, जिनके संदर्भ को हम देखेंगे कि इन प्रेरक परिस्थितियों को किन संदर्भ में रखा जा सकता है। तो इन संदर्भों में रखा जा सकता है, पहला है आर्थिक परिस्थिति। देखिए, अंग्रेज अपने साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाए। आपको पता है, शिक्षा, शासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उनके द्वारा ऐसे नियम बनाए गए जिनका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। भारतीयों की आर्थिक स्थिति में उस समय कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचंद तथा उनके समकालीन साहित्य में भी इसकी स्पष्ट छाया देखने को मिलती है। अगली परिस्थिति की बात करें, प्रेस और जनमत। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यधिक मूल्यांकन सिद्ध हुआ। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया उस काल में। प्रेस के विकास तथा परिवर्तित मानसिकता के कारण साहित्य प्रभावित हुआ। यानी जो हमारा आधुनिक काल जब भी शुरू हुआ था, शुरू होने के बाद इसमें आपने देखा कि भारतीय पुनर्जागरण की भावना आई थी, पत्र पत्रिकाएं आने लग गई थी, प्रेस भी होने लग गई थी। तो इन चीज़ों का बहुत प्रभाव शुरू से ही पड़ना शुरू हो गया। राजनीतिक परिस्थिति की बात करें हम, तो देश में राजनीतिक परिवर्तन की दृष्टि से आप जानते हैं 1857 का युद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। इस युद्ध के फलस्वरूप देश में नवीन राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरण का शुभारंभ माना जाता है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, बंग भंग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना, द्वितीय महायुद्ध का प्रारंभ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कई अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनसे देश का संपूर्ण जनमानस प्रभावित हुआ। हिंदी साहित्य ने इस नव जागरण और नव राष्ट्रीय चेतना का केवल अनुसरण ही नहीं किया, वरन यह उससे प्रभावित भी हुआ। शिक्षा का पश्चिमीकरण। अंग्रेजों का भारत में जब प्रभुत्व स्थापित हो गया, तो उनके द्वारा घोषित नई शिक्षा प्रणाली, जो ज्ञान विज्ञान उनके माध्यम से उपलब्ध हुआ, उससे देश में एक नई चेतना फैली। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में ईसाई मिशन तथा सरकारी प्रयास दोनों ही कार्य कर रहे थे। इस अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के कारण मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति का कार्य भी शुरू हुआ। यानी जो पीछे की रूढ़िवादी परंपरा थी, धीरे धीरे उनका समापन होने लग गया। अब आगे हम चलते हैं आधुनिक काल की विशेषताएं। देखिए, आधुनिक काल की बात करें तो इस काल में पहली बार हिंदी साहित्य काव्य के अतिरिक्त गद्य की नवीन विधाओं में प्रभावित होकर युग चेतना का संवाहक बना। भक्ति रस व श्रृंगार रस की प्रधानता रही। नवीन विचारों का समावेश हुआ। इस काल की कविता में अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण, सामाजिक विषमता आदि का स्वर मुखरित होने लगा। इस काल के उत्तरार्ध में काव्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रवेश हुआ। अब इसमें हम भारतेंदु युग की बात करते हैं। तो भारतेंदु युग में हम बात करें तो हम कहें कि
सन 1870 से सन 1905 तक यह युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग में खड़ी बोली को गद्य की भाषा स्वीकार किया गया और विभिन्न गद्य रूप में कौन है, जैसे नाटक, उपन्यास, निबंध, इनके विकास की भी नींव पड़ी। राष्ट्रीय कविता का भारतेंदु युग में सूत्रपात हुआ। आदर्शवादी एवं परंपरावादी दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं सुधारवादी होने लगे। दूसरा आता है द्विवेदी युग। 1905 से 1920 तक यह परिष्कार, सुधार एवं आदर्शवाद का युग कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि नए विचार और नई भाषा, नया शरीर और नई पोशाक हिंदी को इस युग की देन है। इस युग के कवियों ने अधिकांशतः सामाजिक कविता की रचना की। इस युग में विश्व प्रेम और देश प्रेम की भावना देखने को मिली। इस युग में संस्कृत भाषा के शब्दों के प्रयोगों के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हुई, यानी लोग धीरे धीरे संस्कृत के शब्दों का भी ज्ञान ग्रहण करने लगे। तीसरा आता है छायावादी युग। छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक यह युग एक प्रकार से निराशा का युग कहा गया। इस युग के कवियों ने भाव, अनुभूति और कल्पना को गहराई प्रदान करी। इस युग में रविंद्र और गांधी के जीवन दर्शनों का व्यापक प्रभाव रहा। इस युग में गीति काव्य की प्रधानता रही। अगला है प्रगति और प्रयोग का युग। 1936 से 1960 तक इस युग में साम्यवादी विचारधारा की जड़ें गहरी पहुंच गई थी। प्रगतिवाद उसी का साहित्यिक रूप था। इसी कारण पंडित रामचंद्र शुक्ल ने प्रगतिवाद की कविता को समाजवादी धारा कहा है। प्रगतिवाद की कविता में वर्ग संघर्ष और काम वासना को प्रमुखता प्रदान की गई। प्रगतिवाद के कवियों ने दलित और पीड़ित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की। प्रगतिवाद का प्रसार भौतिकवादी एवं भोगवादी जीवन दर्शन की आधारशिला पर निर्मित हुआ। प्रयोगवाद ने प्रयोग के नाम पर सामाजिकता अथवा लोक कल्याण वाले पक्ष को सर्वथा अस्वीकार कर दिया था। अगला है आधुनिक काल की विशेषताओं के अंदर नई कविता का युग। सन 1960 से अब तक काव्य की मुख्य धारा से कटी हुई यह एक ऐसी धारा थी जिसका प्रवाह अवरुद्ध हो गया था तथा जिसे सडांग आने लगी थी। प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1954 के आसपास एक नवीन कविता धारा का प्रवर्तन हुआ जो नई कविता कहलाई। इस कविता धारा ने मानववाद की आवाज़ उठाकर काव्य के श्रेय पक्ष का पुनरुद्धार किया। तो ये आपने देखी कि आधुनिक काल की विशेषताओं के अंदर किस किस युग का प्रादुर्भाव पड़ा, किस किस युग में हमने क्या क्या सीखा। भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, द्विवेदी युग कब से कब तक रहा, छायावादी युग कब तक रहा, प्रगति और प्रयोग का युग कब रहा, और नई कविता का युग कैसे कैसे इसमें आगे बढ़ता गया। और अब आकर जो है एक नई कविता की धारा का प्रवर्तन इसमें हुआ है जिसके अंदर मानववाद की आवाज़ उठाकर काव्य के श्रेय पक्ष को पुनरुद्धार किया गया है। आगे चलते हैं। साखी, कबीर की साखी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। साखी का अर्थ देखिए, जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, साखी शब्द संस्कृत भाषा की साक्षी शब्द का अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ रूप है। साखी का अभिप्राय जीवन के उस प्रत्यक्ष अनुभव से है जिसका साक्षात्कार कर कवियों ने जनता के समक्ष उसे उपदेश रूप में व्यक्त किया तथा अपनी ज्ञान, भक्ति व वैराग्य विषयक सच्ची धारणा प्रकट की। वस्तुतः साखी का प्रयोग संतों की उस छंदोमयी रचना अर्थात दोहों के लिए होता है जिसमें उन्होंने अपने सत्यता के लिए वे स्वयं साक्षी थे। ये कबीर की साखी का एक शाब्दिक अर्थ आपके सामने बताया गया। कबीर की साखी की विशेषताओं की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कबीर की साखी की विशेषताओं में देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें आता है भाषा।
कबीर की साखियों की भाषा सधुक्कड़ी है, क्योंकि उन्होंने यत्र तत्र अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, बनारसी तथा पंजाबी शब्द का प्रयोग किया है। भावों की अभिव्यक्ति में उनकी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है। रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन। कबीर ने सबसे पहले समाज में फैली रूढ़ियों, पाखंडों और अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का ही विरोध किया। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाई। कबीर ने हिंदुओं के व्रत, तीर्थ, माला जप आदि का विरोध तो किया ही, मुसलमानों के रोजा रखने और हिंसा करने का भी प्रबल खंडन किया। अगली विशेषता, गुरु महिमा का गान। कबीर ने गुरु को सबसे बड़ा पूज्य, अनुपम, ब्रह्म ज्ञान देने वाला, मायादी विकारों को दूर करने वाला माना है। उनकी दृष्टि में गुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लेचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार। अगली विशेषता देखिए, एकेश्वरवाद की स्थापना। कबीर ने परमात्मा के अनेकों रूप में विश्वास न करते हुए ब्रह्म के एक ही रूप का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म एक ही है। जीवात्मा और परमात्मा की स्थिति जल और घड़े के समान है। सतगुरु साचा सूखिया, सबद जु बहमा एक, लगत ही में मिल गया, षड्या कलेजे छेक। दार्शनिकता की बात करें तो कबीर की साखियों में उनका दार्शनिक दृष्टिकोण भी मुखर हुआ है। उनके अनुसार ब्रह्म अनंत, सर्वव्यापी, अजन्मा और समर्थ है। ब्रह्म और जीव के मिलन में माया ही बाधा डालती है, इसलिए उन्होंने माया को महाठगनी कहा है। कबीरा माया मोहनी, जैसे मीठी खांड, सतगुरु की कृपा बही, नहीं तो करती भांड। अगली विशेषता देखें, व्यंग्यात्मकता। कबीर की साखियों में व्यंग की प्रधानता है। उनके तीखे व्यंग हिंदुओं से लेकर मुसलमानों तक, ब्राह्मणों से लेकर शाक्तों तक, मंदिरों से मस्जिदों तक और सामाजिक रूढ़ियों से लेकर तीर्थ स्थानों तक व्याप्त है। मुंड मुंडाए हरि मिले, तो सब कोई ले मुंडाए, बार बार के मुंडते, भेड़ न बैकुंठ जाए। नारी विरोध। कबीर ने नारी को नरक का द्वार, अवगुणों की खान, ठगनी, विशैली आदि अनेक विशेषणों से विभूषित किया। कबीर कहते हैं, नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। लोक कल्याण की भावना। कबीर की साखी में सर्वत्र लोक कल्याण की भावना विद्यमान है। उन्होंने जो कुछ कहा वो संसार के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ही कहा। अगला है प्रतीकात्मकता। कबीर ने साखियों में प्रतीकों का आश्रय लिया है। 3 प्रकार के प्रतीक हैं, दाम्पत्य प्रतीक, सांकेतिक प्रतीक और रूपकात्मक प्रतीक। सबसे अधिक सफलता उन्हें रूपकात्मक प्रतीकों से मिली है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो अलंकार योजना उनकी अगली विशेषता रही है। कबीर की साखियों में रूपक और उपमा अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक और सफलतापूर्वक हुआ है। पानी केरा बुदबुदा, उस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा, त्यों तारा प्रभात। साखियों का महत्व की हम बात करते हैं। साखियों के महत्व को आप इन पॉइंट्सों से देख सकते हैं कि मानव मात्र को शाश्वत लौकिक परलौकिक सत्य से परिचित कराती है। साखी परमात्मा, धर्म, मोक्ष आदि की वास्तविकता बताती है। साखी पाखंडाचार से बचने के लिए कहती है। साखी नीति एवं लोक व्यवहार का पालन करने के लिए कहती है। लोगों का योग तथा सत्य से भी परिचय कराती है। साखियाँ मनुष्य को सदाचार की शिक्षा देती है। कबीर के ये सब कुछ स्वयं के द्वारा अनुभूत सत्य हैं, जिसे उन्होंने अत्यंत प्रखर भाव में अभिव्यक्त किया है। कबीर की साखियों में संपूर्णता का प्रतिपादन उपलब्ध होता है। साहित्यिक दृष्टि से भी कबीर की साखियों का महत्व अनुपम है और वास्तव में उनकी साखियाँ दर्शन, धर्म, समाज, साहित्य एवं नीति के क्षेत्र में अमूल्य रत्न हैं। अब हम बात करेंगे रामचरितमानस का काव्य रूप। रामचरितमानस के काव्य रूप में सबसे पहले प्रबंध काव्य। प्रबंध से मतलब आप समझ रहे हैं कि अच्छी तरीके से बंधा हुआ।
इसके प्रमुख लक्षणों पर हम प्रकाश डालते हैं। जो इसके प्रमुख लक्षण हैं, वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन वर्णन होता है इसमें, काल्पनिक कथाएं, कवि की तटस्थता, कला संबद्धता, सुबद्धता, गहन और विस्तृत रसात्मकता। अर्थात प्रबंध की दृष्टि से रामचरितमानस में कवि ने सभी आवश्यक लक्षणों का निर्वाह किया है। मानस में राम का चरित्र ही प्रमुख वस्तु है, जिसको विभिन्न प्रासंगिक कथाओं और कथा प्रसंगों से वर्णित किया गया है। ये सभी श्रृंखलाबद्ध है। दूसरा है इसमें शास्त्र सम्मत महाकाव्य। रामचरितमानस के दो अंतः रूप हैं, भक्ति रस और परंपरागत महाकाव्य। भक्ति रस वह बीज है जो अपनी आवश्यकता के अनुकूल महाकाव्य रूपी वातावरण में विकसित हो गया। पुराण की बात करें, कुछ समीक्षकों ने रामचरितमानस की तात्विक विशेषताओं के आधार पर इसको पुराण या पुराण काव्य भी कहा है। सामान्यतः पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, जिसके प्रमुख लक्षण हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, ऋषि देवादि का वंश विवरण, राजवंशों का आख्यान। यह कवि की नवीनता, मौलिकता या उदारता ही कही जाएगी कि उसने पुराण विषयक लक्षणों का समावेश इस कुशलता से किया है कि मानस का बंध महाकाव्य वाला ही बना रहा। अगला है इसमें चरित काव्य। चरित काव्य शब्द ही लंबे समय तक भ्रम का शिकार बना रहा। प्रमाण तुलसी से पूर्ण इसको कभी चरित्र कहा गया तो कभी कहा कथा और कभी पुराण। मानस का अवलोकन सिद्ध कर देता है कि इसमें चरित्र काव्य के प्राय सभी तत्व तो मिलते ही हैं, स्वयं इसके नाम का पूर्वार्ध रामचरित भी पुष्टि करता है। अर्थात अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो रामचरितमानस का काव्य रूप प्रबंधात्मक तो है ही, महाकाव्य, पुराण काव्य और चरित्र काव्य की विभिन्न विशेषताओं से युक्त होकर एक नवीन मिश्रित रूप भी धारण किए गए, जो एक महाकाव्य रूप के निकट है। फलतः कह सकते हैं कि यह न केवल चरित्र काव्य है, न केवल पुराण काव्य और न केवल शास्त्रीय महाकाव्य है, वरन इसमें इन तीनों ही प्रकार के काव्यों का समन्वय है, जिससे इसका प्रबंध भी बड़ा है और महाकाव्य भी। सर्वथा नवीन काव्य तो इसने धारण कर ही लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के व्याख्यान में आपने आधुनिक काल की कुछ विशेषताएं देखी, आपने कबीर की साखी को पढ़ा, कबीर की साखी की विशेषताएं देखी, उनके महत्व को देखा, रामचरितमानस काव्य के बारे में आपने अध्ययन किया। तो मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।